आप असेंबली में बड़ा गरजते हैं, बरसते हैं। साडे बालां दे नक वंदन, असी कोई यतीम आ, कोई गल करन वाली। मुझे ये बताएं कि अमूमन हम देखते हैं आप पंजाबी ज़ुबान में तकरीर करते हैं, क्या ये अपनी मट्टी से मोहब्बत है या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? साडे वास्ते गुलामी है, साडे वास्ते नौकरी है, असां ताबेदारी करनी है तुहाडी सारी जिंदगी। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ को ना स्टंट कहना चाहिए। क्या लेकिन इस तरह तो सर नेशनल असेंबली में कोई पश्तून बोलेगा, कोई बलोची बोलेगा, उथे तो ਜਿਹੜੇ नेशनल इंटीग्रिटी फंड रखे ने नेशनल असेंबली ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था। हेडफोन ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਬਰ ਬੁਗਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਲੋਚੀ ਸਪੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। एमएनए का सबसे पहले तो टिकट लेना एक अच्छी पार्टी से, और उसके बाद फिर एक इतने बड़े सियासी हरीफ को हराना जो कि साबिक वफाकी वजीर रहे हैं, ये क्या सोचा था इतनी जल्दी हो जाएगा सब कुछ? आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे मैडम को उनकी कारकर्दगी पर? मुझे तो उनकी कोई कारकर्दगी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नज़र नहीं आती। फेल कर दें आप, फिर उन्हें कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगर अवाम ने टैक्स भी देने हैं, फीसें भी देनी है, सब कुछ करना है, अगर कोई कूड़ा उठाने वाला आ रहा है उसे हम अलहदा से पैसे दें, और अगर कोई सीवरेज वाली लाइन वाला वासा वाले आ रहे हैं तो उन्हें अलहदा से बिल दें। किस मुल्क के अंदर इस तरह की बेहूदगी होती है कि वेस्ट मैनेजमेंट वाले अलहदा से फीसें फिर लें, वासा वाले अलहदा से लें, सुथरा पंजाब वाले अलहदा से लें? तो फिर यार ये टैक्स किस चीज़ का हमारे से आप लेते हो? जो छोटी मोटी सहूलियात जो आप ये भी नहीं दे सकते तो फिर बंद कर दो ये सारा निज़ाम, चले जाओ। फिर बेवकूफ़ बनाया हुआ है आपने अवाम। 24,000 अरब अगर एक सरकार आपसे इकट्ठा कर रही है तो सरकार को कितने आपके ऊपर लगाने चाहिए? आपको पता कितना लगेगा हमारे ऊपर, अवाम के ऊपर? सिर्फ 10%, 2400 अरब। बाकी सिर्फ और सिर्फ जहाज़ों के, इनके TADA, इनके तेल, इनकी बाहर की अयाशियाँ, इनके जो है वो मौजे मसीहों के अंदर जाएगा। टोटल पूरे पाकिस्तान में से 24,000 अरब जो है वो अवाम की जेब से सरकार ने निकालना है। हमने देखा बुज़दार दौर में पंजाब को वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट शो नहीं कर सका जो करने चाहिए थे। अगर हम आज और बुज़दार दौर का मुआवजा करें तो इस पर आप क्या फरमाएंगे? आज का दौर जो है वो भी बुज़दार दौर ही है। मैं बुज़दार के दौर को भी कोई इतना अच्छा कोई नहीं कहता। बुज़दार को तो अब 3 साल की दे देते हैं, इन लोगों को 35-40 साल की जाती है। लेकिन मुबीन भाई, आपने बताया आप बीकन हाउस से पढ़े हुए हैं, फिर आप लंदन चले गए पढ़ने के लिए। दैट मीन्स आप एक अपर एलीट क्लास फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। आप ये समझते हैं कि गरीब घर का बच्चा इसी तरह उठे और इसी तरह 25 साल की उम्र में पॉलिटिक्स को ज्वाइन करे और 30 साल में MNA बन सकता है? बड़ा छोटा कोई नहीं होता मेरे भाई, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है, मेरे मौला का करम है। वो जिसे चाहे जो है वो किसी मुकाम पे पहुंचा दे। अच्छा सर, अब मैं कुछ बातें आपसे खान साहब के हवाले से पूछना चाहूँगा। हम जब उन्हें मीडिया पर देखते हैं तो बड़ी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी नज़र आती है। आपकी तो मुलाकात रहती होगी, क्या वाकई ही वो इतने क्रिस्मेटिक हैं? अभी तो हमारी जमात जो है वो उस तरह की सूरत हाल से गुजर रही है कि हमें वो जो इलेक्शन कमीशन है वो भी सारी जमातों को तो मानता है और हमारी जमात को नहीं मानता। सारी जमातों के पास निशान भी मौजूद हैं, हमारे पास वो भी मौजूद नहीं। आप इमरान खान के फ़ैन बॉय थे तो PTI ज्वाइन की, या PTI में आने के बाद खान साहब के असरात आए? कहाँ एक फाइनेंस का स्टूडेंट और फिर कहाँ पॉलिटिक्स, ये कहाँ आप आ गए? हमने सर सैयद इकरारुल हसन के साथ भी नशिस्त की और उसमें उन्होंने ये कहा कि आप ये चाहते हैं कि खान साहब जब भी नेक्स्ट इलेक्शन सेटअप बनता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, वो 80-82 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बने और 100 साल की उम्र में मुल्क ठीक करें। आप भी यही चाहते हैं? और किसी को ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई 80 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बने या कोई 75 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बने। बात असल में जो फ़िक्र करने वाली है वो ये है कि आवाम के वोटों से वज़ीर आज़म बने। खान साहब की एज बढ़ रही है, वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बट हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने लीडर को एक वक्त में बदलना होता है। आपको क्या लगता है कि खान के बाद कोई ऐसा करिस्मेटिक लीडर PTI में मौजूद है? आपको क्या लगता है कि गुजरांवाला को तालीम की ज़्यादा ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, या मेट्रो बस की ज़्यादा ज़रूरत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सैयद मुआज़ बुखारी पॉडकास्ट। हाजरीन, आज के हमारे मेहमान बहुत ख़ास हैं। एक ऐसा नौजवान जो 25 साल की उम्र में घर से निकला और एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया और बग़ैर किसी ख़ानदानी सियासी बैकग्राउंड के पाकिस्तान में मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली बने। जनाब मुबीन आरिफ जट साहब, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताएं? ठीक ठाक है, अल्लाह का बहुत करम। मुबीन भाई, सबसे पहले अपने एजुकेशनल करियर का थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। आप कहाँ से पढ़े, कहाँ तक पढ़े और किस चीज़ में ग्रेजुएशन की?
मैंने जी बीकन हाउस गुजरांवाला से शुरू किया अपना स्कूल नर्सरी से। फिर मैं इधर ही पढ़ा एक ही जगह पे ओ लेवल्स तक। ए लेवल्स मैंने लाहौर से किया, ग्रामर स्कूल से। ठीक है। और फिर मैं लंदन चला गया, वहाँ से मैंने फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में अंडरग्रेड किया ब्रूनेल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और जब लंदन रहे तो फिर तो बहुत से मुल्क फिरे होंगे। मैंने तकरीबन कह लें कि काफ़ी मुझे फिरने का शौक भी है, और मैंने तकरीबन कोई 45-50 मुल्क तो फिरे होंगे। अच्छा, ठीक है। मुबीन भाई ये बताइएगा कि कहाँ एक फाइनेंस का स्टूडेंट और फिर कहाँ पॉलिटिक्स, ये कहाँ आप आ गए? देखें, ये क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है कि पहले ये एक रवायात थी कि जो सियासी घराना है उसी के बच्चे आगे सियासत करते थे, और लोग नए, चाहे वो कोई कारोबार से वाबस्ता ख़ानदान हो या लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या कोई और किसी भी शोबे से वाबस्ता थे, वो लोग अवॉइड करते थे सियासत में आना। लेकिन इमरान खान ने मोटिवेट किया, उसने कहा ये आपकी यहाँ पे भी ज़रूरत है नौजवानों की और पढ़े लिखे लोगों की, और सारे मकतबा फ़िक्र के लोगों की यहाँ पे ज़रूरत है। और ये अभी आप असम्बलियाँ देखें, तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं सूबाई असम्बलियों में या कौमी असम्बली के अंदर, वो बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो पहली दफ़ा आए हैं और इनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, और सिर्फ इमरान खान की कोई ये क्रेडिट चाहता है सारा। ठीक है, आपकी क्या उम्र थी जब आप मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली सेलेक्ट हुए? मेरी तब 31 होगी या 30 होगी, अभी 33 है तकरीबन। ठीक है। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी तो कोई भी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन फिर एमएनए का सबसे पहले तो टिकट लेना एक अच्छी पार्टी से, और उसके बाद फिर एक इतने बड़े सियासी हरीफ को हराना जो कि साबिक वफाकी वजीर रहे हैं, ये क्या सोचा था इतनी जल्दी हो जाएगा सब कुछ? देखें, इस दफ़ा इलेक्शंस बड़े थोड़े डिफरेंट से थे। इमरान खान साहब की बड़ी ज़्यादा मकबूलियत आवाम के अंदर थी, और आज वो उससे भी बढ़ के ज़्यादा हो चुकी है। जो इलेक्शन पे थी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और बड़ा छोटा कोई नहीं होता मेरे भाई। ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है, मेरे मौला का करम है। वो जिसे चाहे जो है वो किसी मुकाम पे पहुंचा दे, जिसे चाहे ना पहुंचाए, जिसे चाहे वो इज़्ज़त दे दे, जिसकी चाहे वो इज़्ज़त कम कर दे। और बाकी ये विरासत नहीं है, और जो लोग सियासत को और इस तरह एमएनए एमपीए या वजारतों को अपनी विरासत समझ लेते हैं या अपना हक समझ लेते हैं, वो मेरे ख्याल से अपने साथ भी ज़्यादती करते हैं और अपने लोगों के साथ भी ज़्यादती करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का जो है वो मुंतखब करता जो है वो नुमाइंदा है। ये आवाम की सीट है, चाहे मुझे आज चुन लिया, कल आपको चुन लिया, परसों किसी को चुन लिया, और इसके ऊपर किसी को नाला होने की ज़रूरत भी नहीं। मुबीन भाई, आप लंदन में रहे, लंदन का आलीशान ज़िंदगी, साफ़ सुथरी सड़कें, हाइजीनिक खाना, फिर क्या सोचा कि मैं पाकिस्तान चला जाऊं, सियासत करूं, हर किस्म की मिठाई खानी पड़ती है, सबसे मिलना पड़ता है, बिल्कुल ग्लास रूट लेवल पर रहना पड़ता जब है? मैं लंदन से वापस आया था ना, तभी मैंने सियासत का नहीं सोचा था, और मैंने लंदन से वापस आना ही आना था। अगर मैं सियासत ना भी करता तो मैंने फिर भी आना था। मेरा मकसद वहाँ पे डिग्री हासिल करना था, मेरा मकसद वहाँ पे जो है वो परमानेंट सेटल होना कभी भी नहीं था। और तकरीबन हम जितने दोस्त गए 98% हम सारे डिग्री करके वापस आए, और जो था किसी का मकसद भी वहाँ पे रहना नहीं था। और बाकी 2018 में जब इसमें कदम रखा, और फिर जो थी वो तभी पता चला कि ये करनी है, उससे पहले लंदन के ज़माने में तो नहीं पता था। लेकिन मुबीन भाई, आपने बताया आप बीकन हाउस से पढ़े हुए हैं, फिर आप लंदन चले गए पढ़ने के लिए। दैट मीन्स आप एक अपर एलीट क्लास फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। आप ये समझते हैं कि गरीब घर का बच्चा इसी तरह उठे और इसी तरह 25 साल की उम्र में पॉलिटिक्स को ज्वाइन करे और 30 साल में एमएनए बन सकता है? कोई इतनी अपर एलीट क्लास पता नहीं अब है कि नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। लेकिन अल्लाह ताला का करम है, मेरे वालिद साहब ने मेहनत करके जो है वो ये मुकाम हासिल किया, और हमें उन्होंने अच्छे स्कूलों, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। और बाकी मैं ये नहीं कहता कि वो सारे के सारे जो है वो इस तरह के। इमरान खान की जमात के अंदर जो है वो हर तरह के लोग, लेकिन हमें सेक्टेरियनिज्म तो इमरान खान की जमात में भी नजर आता है ना? इतना नहीं आता आपको जितना दूसरी जमातों के अंदर नज़र आता है। आपको यहाँ पे बिल्कुल वैसे नज़र नहीं आएगा। आप इमरान खान के फैन बॉय थे तो पीटीआई ज्वाइन की, या पीटीआई में आने के बाद खान साहब के असरात आए? देखें, पाकिस्तान के अंदर ये जितने भी नौजवान हैं जिनकी उम्र 30-35 साल अभी मेरी रेंज वाले अंदर हैं, या इससे छोटे भी हैं, बल्कि 40-45 तक के भी अब जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं इमरान खान इनका कहीं रोल मॉडल रहा है, हीरो रहा है। वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताया उसने, और वो मतलब कि क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, और लोग और हाँ, ये वाली नस्ल उसे वैसे ही बड़ा पसंद करती है।
कहीं ना कहीं पे तो जहनों के अंदर खान था ना, तो फिर खान के साथ जुड़ गए। उस वक्त ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ, नून लीग या पीपल्स पार्टी का ख्याल भी नहीं आया? देखिए, जब इमरान खान की पार्टी में कोई नहीं था तो पंजाब के अंदर ज़्यादातर लोग तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग यही दो सियासी जमातें थी, तीसरी तो ऑप्शन भी नहीं थी। और 2008 के बाद बीबी शहीद के बाद पीपल्स पार्टी वाले लोग भी मुतनफ़र होना शुरू हो गए अपनी जमात से, और फिर एक ही जमात बची मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग जो था वो एक जो था वो फैमिली ओरिएंटेड सी जमात थी, चाचा भतीजा भतीजी भाई कुड़म जवाई। तो फिर ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ कितने भी कोई यह चीज़ नज़र नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन सर आप ये भी तो देखें कि खान साहब की एज बढ़ रही है, वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बट हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने लीडर को एक वक्त में बदलना होता है। आपको क्या लगता है कि खान के बाद कोई ऐसा करिस्मेटिक लीडर पीटीआई में मौजूद है? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि खान साहब इज़ इन जेल, तो मुख्तलिफ धड़ेबंदी पीटीआई में नजर आती है। तो आफ्टर खान आप पीटीआई का क्या फ्यूचर देखते हैं? देखें, पीटीआई की जो हायरार्की है वो बड़ा, उनका इंटरनल सिस्टम बड़ा मजबूत है, और वो डेमोक्रेसी पे यकीन रखने वाले लोग हैं, और उनकी जो तंजीम साजी है वो भी तंजीम भी जो है वो भी इलेक्शन के साथ जो है वो होंगे। और ये इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन पे यकीन रखने वाले लोग हैं, वो मेजॉरिटी पे यकीन रखने वाले लोग हैं, वो राय के अवामी जो राय है या मेजॉरिटी की जो राय है उस पे यकीन रखने वाले हैं। और इंशाल्लाह ताला हमारी जमात के अंदर जो भी चुना जाएगा, या इमरान खान के होते हुए भी उन्होंने अपने जो इंटरनल सेटअप के अंदर इलेक्शन अभी बैरिस्टर गोहर हैं, उसी के थ्रू जाएगा। बाकी देखिए, अभी तो हमारी जमात जो है वो उस तरह की सूरत हाल से गुजर रही है कि हमें वो जो इलेक्शन कमीशन है वो भी सारी जमातों को तो मानता है और हमारी जमात को नहीं मानता। सारी जमातों के पास निशान भी मौजूद हैं, हमारे पास वो भी मौजूद नहीं। अभी सूरत हाल वो नहीं है जो नॉर्मल एक सूरत हाल होती है। इंशाअल्लाह ताला ये इतनी देर तक ये सूरत हाल रहेगी नहीं। जब भी चीज़ें नॉर्मलाइज होएंगी तो वो ये एक हमारा एक तरीक़ाकार, एक पैटर्न है, उसके ऊपर सारी चीज़ें चलती हैं और उसके ऊपर ही चलेंगी। हमने सर सैयद इकरारुल हसन के साथ भी नशिस्त की, और उसमें उन्होंने ये कहा कि आप ये चाहते हैं कि खान साहब जब भी नेक्स्ट इलेक्शन सेटअप बनता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, वो 80-82 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बने और 100 साल की उम्र में मुल्क ठीक करें। आप भी यही चाहते हैं? देखें, बात ये है कि अगले सांस का किसी को नहीं पता किसकी क्या उम्र रहनी है, और किसी को ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई 80 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बने या कोई 75 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बने। बात असल में जो फ़िक्र करने वाली है वो ये है कि अवाम के वोटों से वज़ीर आज़म बने, ना कि मुँह काला करा के वज़ीर आज़म। हम सर आपके इलेक्शन पर चलते हैं। आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक पिलर समझे जाने वाले एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल हरीफ को शिकस्त दी। आप अपने मुख्तलिफ पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज़ में ये कह चुके हैं कि आरोज़ को खुदा का खौफ था। मुझे ये बताएं कि जहां आपकी पार्टी इलेक्शन हारी वहां आपने कहा कि फॉर्म 47 है, और जहां जीती वहां आपने कहा कि आरोज़ को खुदा का खौफ था। ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? उन्होंने नहीं होना खौफ बाकियां। बाकी मैं जिथे गल्लां कीतियां मैं उत्थे भी गल कीती कि मेरे जेड़े हल्के दे दोस्त अहबाब जेड़े वोटर सन उन्हें बड़ा पैरा दिता। उन्हें अपना रिजल्ट जेड़ा है वो आखिरी टाइम तक, जिन्नी देर तक फॉर्म 47 इशू नहीं हो गया, सारे लोग आर ओ दफ्तर के बाहर मौजूद रहे तो लैके उतों निकले। असा 1 मिनट का भी वसा नहीं खाता। नाल मैं भी गुफ्तगू की जे तुसां सारे पॉडकास्ट मेरे सुने होणगे। तो बाकी बड़ियां ऐसियां मिसालां भी ने जिथे जेड़ा आर ओ जेड़ा आर ओ हुंदा है वो बेसिकली जज हुंदा है ना उस दिन दा, ते वो स्टैंड लै जाए तो फिर भी बड़ी गल होंदी है। मेरे ख्याल नाल क्रेडिट देना चाहिए जिन्ना जिन्ना स्टैंड लिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आप असम्बली में बड़ा गरजते हैं, बरसते हैं। मुझे ये बताएं कि अमूमन हम देखते हैं आप पंजाबी ज़ुबान में तकरीर करते हैं। क्या ये अपनी मट्टी से मोहब्बत है या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? क्योंकि आप अंग्रेज़ी और उर्दू बड़ी अच्छी जानते हैं। देखें, पंजाबी जो है वो बोलना जो है वो इसे स्टंट कहना भी मैं कहूँगा कि ज़हनी जो है बीमार बंदे की अक्कासी करता होगा। पंजाबी को ना स्टंट कहना चाहिए, ना पंजाबी लेकिन सर को थर्ड क्लास ज़ुबान कहना चाहिए। पंजाबी हमारा फ़ख्र है, लेकिन ना पंजाबी को कोई इस तरह से समझना चाहिए कि तुसी अपनी मकबूलियत वास्ते बोलदे हो। देखो, पंजाबी जेड़ी है तुहाडी अंदर दी ज़ुबान है, तुहाडे जेड़ी है वो माँ दी ज़ुबान है। वो तुसी जदों भी कोई अपने जज्बात का इजहार करते हो दिल दे नाल ते तुसी यकीन करो वैसे ही निकल आंदी है तुहाडे मूँह चों।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरह तो सर नेशनल असेंबली में कोई पश्तून बोलेगा, कोई बलोची बोलेगा, ਉੱਥੇ तो वो जो ਜਿਹੜੇ नेशनल 6 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ इंटीग्रिटी। ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ हाँ, ਸਿਸਟਮ मैं ਲੱਗਾ यही ਹੋਇਆ आपसे पूछना चाह रहा था। ਹੈਡਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਬਰ ਬੁਗਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਲੋਚੀ 'ਚ ਸਪੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। तो क्या सर आपने इस पर कोई किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई के लिए कोई अपनी तरफ से कोई राय दी हो स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को, कि इस तरह का कुछ, वाकई आप बात बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि पंजाबी को एक्सेप्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सारे जो MNAs हैं वो इसकी हमायत ही करेंगे। अच्छा सर, हम ये देखते हैं कि सिंध में सिंधी को पढ़ाया जाता है सिलेबस बुक में, हम जहाँ पे हैं यहाँ पर पंजाबी को ना पढ़ाया जाता है, ना कोर्स बुक्स में है। इवन जो जिस तरह आप बीकन हाउस से पढ़े हैं, मैं किसी एक इदारे को नॉमिनेट नहीं करूँगा, लेकिन जितने भी बड़े इदारे हैं वो पंजाबी बोलने को निगलेक्ट करते हैं। इस कल्चर पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और बिल्कुल जो है वो एहसास कमतरी का शिकार भी नहीं होना चाहिए। और जिधर आपकी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे अच्छी उर्दू और अच्छी अंग्रेज़ी बोलें, उधर आपको ये भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमारे बच्चों को पंजाबी भी ठीक तरीके से आए, लिखनी भी आए और पढ़नी भी आए और बोलनी भी आए। ठीक है। अच्छा मुबीन साहब, हम पंजाब में रहते हैं, मैडम मरियम नवाज अभी CM पंजाब हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछूंगा कि आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे मैडम को उनकी कारकर्दगी पर? मुझे तो उनकी कोई कारकर्दगी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नज़र नहीं आती। अब मैं नंबर्स जो है वो मैं अब कैसे जो है वो दे दूं, फेल कर दें आप, फिर उन्हें कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है। आपके गुजरांवाला में मेट्रो बस बन रही है, इस पर भी हम देखते हैं कि असेंबली में आपने तनकीद की। आपको क्या लगता है कि गुजरांवाला को तालीम की ज़्यादा ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, या मेट्रो बस की ज़्यादा ज़रूरत? गुजरांवाला को तालीम की भी ज़रूरत है, गुजरांवाला को सेहत की भी ज़रूरत है, गुजरांवाला को रोज़गार की भी ज़रूरत है, गुजरांवाला को अच्छी सफरी सहूलियात की भी ज़रूरत है, चाहे वो मेट्रो की शक्ल में हो, चाहे किसी दूसरी तीसरी शक्ल में हो। गुजरांवाला को उन सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो लाहौर में मौजूद हैं, और अगर आप गुजरांवाला को वो सारी सहूलियात नहीं दे सकते जो आप लाहौर को देते हैं, तो फिर आपको हमारे ऊपर हुक्मरानी करने का कोई हक़ नहीं। सर आप एज इंडिविजुअल ये बात समझते हैं, इवन गली मोहल्ले के बच्चे भी ये बात समझते हैं, तो एक CM जिसके पास एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेटिक फोर्स है, वो ये बात क्यों नहीं समझते? क्यों वो पैसा जो कि हम यूनिवर्सिटी पे लगा सकते थे उसको मेट्रो की साइड पर और इन चीज़ों पे लगाया जाता है? देखें, ये बात तो आप उनसे पूछें, वो आपको इसका जवाब पता नहीं दे पाते हैं या नहीं दे पाते। और बाकी रहेगी बात जो है गुजरांवाला के अंदर डेवलपमेंट का, अगर कोई प्रोजेक्ट भी करते हैं तो इतनी किस्तों के अंदर वो करते हैं, उसे करने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। अगर लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर 70-70, 80-80 दिन के अंदर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सकते हैं, तो गुजरांवाला के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 साल क्यों, 6-6 साल क्यों? वहाँ पे एलोकेशन 10-10%, 5-5% करते हैं, और बाकी अपने लाहौर के अंदर 100% एलोकेशन करते हैं वो अपने जो भी बजट के अंदर जो भी प्रोजेक्ट आपने दिए होते हैं ADP या PSTP के अंदर। ये तफरीक जो है ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, अभी रिसेंटली मैडम CM ने एक पैरा फोर्स के नाम से फोर्स बनाई है। इस पर ना सिर्फ अपोजिशन के बल्कि इवन गवर्नमेंट की पार्टी के लोग भी तनकीद करते हैं। हमारे पॉडकास्ट में तौफीक भट्ट साहब आए, नून लीग के साबिक MP हैं, उन्होंने बहुत खुलकर तनकीद की। आपकी भी मैं तनकीद देखता हूँ। आप क्या समझते हैं कि इस फोर्स की हैंडलिंग में मसला है, या ये फोर्स का जो एक बनाने का मकसद था वो मकसद ही गलत है? देखें, अगर आप एक DC के नीचे एक नई फोर्स तैयार कर दे जो DC के हुक्म की ताबे हो, पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी। एक तरफ आप कहते हैं कि मुल्क जो है वो कर्ज़ों की दलदल में धंसता जा रहा है और पाकिस्तान का हमेशा बजट डेफिसिट में जाता है, और दूसरी तरफ आप इतनी बेतहाशा नए नए महकमे बना के और आवाम को ख्वार करते हैं
और तजलील करते हैं कारोबारी लोगों की, दुकानदारों की, दिहाड़ीदारों की, रेडी बानों की, छाबड़ी बानों की। तो आप फिर इस तरह के महकमे बराए मेहरबानी जो है वो बना के तो ना ही टैक्स पेयर पे बोझ डालें और ना ही वो गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, जो दुकान करता है, जो रेडी करता है, उसकी तजलील जो है उससे भी बचाएं। अच्छा सर, आप कुछ तो क्रेडिट मैडम सीएम को भी दे दें। सुथरा पंजाब के बारे में क्या कहेंगे? मेरे भाई मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान ने 20,000 अरब जो है वो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का इकट्ठा करना है इस साल। आप पढ़े लिखे लोग हो, आपको पता होगा 1200 अरब रुपये पंजाब ने इकट्ठा करना है। इस तरह सिंध और केपीके ने भी इकट्ठे करना है और टोटल पूरे पाकिस्तान में से 24,000 अरब जो है वो आवाम की जेब से सरकार ने निकालना है। चाहे वो टैक्सों की मद में हो, वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में हो, वो स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स की मद में हो, या वो आपके जो है वो पंजाब हुकूमत के एक्साइज टैक्स की मद में, जिस तरह, या मोटर व्हीकल के जो टैक्सेस और फीस की मद में कलेक्ट करने हैं, या वैसे 24,000 अरब अगर एक सरकार आपसे इकट्ठा कर रही है तो सरकार को कितने आपके ऊपर लगाने चाहिए? आप मुझे बताएं। जो इकट्ठा आवाम से करते हैं वो आवाम पर ही लगना चाहिए। आवाम पे लगना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं लगाती तो आधा तो लगना चाहिए। आपको पता कितना लगेगा हमारे ऊपर, आवाम के ऊपर? सिर्फ 10%, 2400 अरब। बाकी सिर्फ और सिर्फ कर्ज़ों की सूद की मद में जाएगा और इनकी पेंशन्स की मद में जाएगा, सरकारी मुलाजमीन की और सिविल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की मद में, इनकी तनख्वाहों की मद में, इनके जहाज़ों के, इनके टीएडीए, इनके तेल, इनकी बाहर की अयाशियाँ, इनके जो है वो मौजे मस्तियों के अंदर जाएगा। अवाम के ऊपर सिर्फ 10% लगेगा। अगर अवाम ने टैक्स भी देने हैं, फ़ीसें भी देनी हैं, सब कुछ करना है, उसके बाद अगर कोई कूड़ा उठाने वाला आ रहा है उसे हम अलहदा से पैसे दें, और अगर कोई सीवरेज वाली लाइन वाला वासा वाले आ रहे हैं तो उन्हें अलहदा से बिल दें। ये किस मुल्क के अंदर इस तरह की बेहूदगी होती है कि वेस्ट मैनेजमेंट वाले अलहदा से फीसें फिर लें, वासा वाले अलहदा से लें, सुथरा पंजाब वाले अलहदा से लें? तो फिर यार ये टैक्स किस चीज़ का हमारे से आप लेते हो? जो छोटी मोटी सहूलियात जो आप ये भी नहीं दे सकते, तो फिर बंद कर दो ये सारा निज़ाम, चले जाओ। फिर बेवकूफ़ बनाया हुआ है आपने आवाम को। मुबीन भाई, मुझे आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन 2018 से पहले खान साहब की बातों से भी बहुत इसी तरह उम्मीद मिलती थी, लेकिन हमने देखा बुजदार दौर में पंजाब को वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट शो नहीं कर सका जो करने चाहिए थे। अगर हम आज और बुजदार दौर का मुआवजा करें तो इस पर आप क्या फरमाएंगे? देखिए, आज का दौर जो है वो भी बुजदार दौर ही है। मैं बुजदार के दौर को भी कोई इतना अच्छा कोई नहीं कहता। मैं कोई इस तरह का नहीं हूँ कि मैंने ठेका उठाया हुआ है कि जो बंदा गलत काम करे मैंने उसकी भी नुमाइंदगी जो है वो करनी है और उसको भी मैंने प्रोटेक्ट करना है। वो जिसने गलत किया किया। और बाकी जो रह गई बात 18 से बाद में, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी वाकई जाती है बुजदार के ऊपर, और जब जो लोग थे उसकी काबीना के अंदर, और जैसे अब गलत हो रहे हैं इनकी जिम्मेदारी भी जाती है। और बुजदार को तो अब 3 साल की दे देते हैं, इन लोगों को 35-40 साल की जाती है। मुबीन भाई, रिसेंटली हमने देखा कि नेशनल असेंबली में फाइनेंस मिनिस्टर जो कि गवर्नमेंट की साइड से ख़ुद को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने आपको रिक्वेस्ट की कि आप स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस को ज्वाइन करें। आप इंतहाई तनकीद करते हैं गवर्नमेंट पर, ऐसा क्या है आपके पास कि गवर्नमेंट भी आपको ढूंढ रही है? देखिए, पिछले साल हम जब फाइनेंस कमेटी में थे तो फाइनेंस कमेटी के जब फाइनेंस बिल आता है तो उसके अंदर फिर आप जो है वो अमेंडमेंट्स जो है वो करते हैं। तो पिछली दफ़ा तकरीबन 90% जो अमेंडमेंट्स थी वो हमारी तरफ से की गई। मैं था, एक उसामा मेला साहब थे, हमारे हाथ से लिखी हुई अमेंडमेंट्स थी जो फाइनेंस बिल के अंदर आई। फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे 10-10 घंटे हमारे साथ बैठता था, करते थे। बाकी उसकी मेहरबानी है जी, अगर वो उसने तारीफ़ की और उसने कमी महसूस की, और मेरे ख्याल से इज़्ज़त वाली बात है अगर आपके मुखालफिन जो है वो आप से जो है वो आपकी तारीफ़ करें तो। अच्छा सर, अब मैं कुछ बातें आपसे खान साहब के हवाले से पूछना चाहूँगा। हम जब उन्हें मीडिया पर देखते हैं तो बड़ी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी नज़र आती है। क्या खान साहब आपकी तो मुलाकात रहती होगी, क्या वाकई ही वो इतने क्रिस्मेटिक हैं? क्योंकि सुना है कि उनको देखते हैं लोग तो उनके शहर में गुम हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा मुलाकातें नहीं है। मेरी 2-3 मुलाकातें होंगी, जेल में भी मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। मुखालिफिन ये कहते हैं कि खान साहब अगर जेल में है और ये पीरियड प्रोलॉन्ग हो रहा है तो इसमें पीटीआई की जो सीनियर क़यादत भी इन्वॉल्व है, उनको भी उस तरह से इसको टैकल करना नहीं आ रहा। और ये हम देखते भी हैं कि उनकी बहनों के साथ भी उनका इख्तिलाफ रहता है। इस पर आप क्या कहेंगे? आप किस तरह देखते हैं इसको? देखें, जब कोई आपका एक पावर सेंटर है हमारे खान साहब, अगर वो जब जेल में है तो फिर बड़े सारी चीज़ें होती होंगी कि वो मे बी
मुंसलिक हो खान साहब से, वो फैसला करने में जो सेकंड टियर है वो में भी थोड़ी लैग करती हो। बाकी मैं जो है वो उस लीडरशिप में नहीं हूँ जो सीनियर लीडरशिप आप जैसे कह रहे हैं, और बाकी अगर कोई मसाइल हैं भी तो मुझे उनका आइडिया नहीं है। बाकी मसाइल छोटे मोटे घरों में भी चलते रहते हैं, अगर जमातों में होते हैं, लेकिन जब खान साहब बाहर आएंगे तो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ठीक है मुबीन भाई, आज से 10 साल बाद जब हम आपका दोबारा पॉडकास्ट करेंगे तो आप खुद को कहाँ देखते हैं? आप वजीर होंगे, मुशीर होंगे, वजीर आला पंजाब होंगे, या सियासत को छोड़कर सियासत से बिल्कुल अलहदगी इख्तियार करके कारोबार कर रहे होंगे? यार इत्थे ते अगले साल दा कोई नहीं पता, ते 10 साल बाद अल्लाह जाने की होवेगा, अल्लाह ताला दी ज़ात नू बेहतर पता है। लेकिन आपका कोई ना कोई प्लान होगा, फ्यूचर नहीं, मेरा प्लान? कोई प्लान नहीं है, अल्लाह की सारे प्लान है, बस जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा वो हो जाएगा। मुबीन भाई, हम देखते हैं आप बड़ी खूबसूरत नज़में सुनाते हैं, इनकलाबी नज़में सुनाते हैं, तो आज हमारे व्यूअर्स के लिए भी कोई नज़म सुना दीजिए। होवे बखत ता बेली बेली होंदे, दुश्मन ता होंदा ही कोई नहीं। होवे बखत ता बेली बेली होंदे, दुश्मन ता होंदा ही कोई नहीं। उस वेले झूठियां बांडियां विच खा लैंदे धोंदा ही कोई नहीं। जेड़ा मिलसी हसदियां मिलसी, उदों कसमे रोंदा ही कोई नहीं। हरे बखत हयात मिलन कुजा, जट कोल खलोंदा कोई नहीं। वाह वाह सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करें, और जो पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी इस कौम के लिए और ख़ास तौर पर गुजरांवाला के लिए, अल्लाह ताला आपके हाथ से वो तरक्की इस शहर को नसीब फरमाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच।